अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आप सबके प्यार भरे फीडबैक का, दुआओं का, मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला ना सिर्फ आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, बल्कि आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सुमा आमीन। आज एक सच्ची कहानी जो मुझे भेजी गई है, एक फ़ौजी ने मुझे भेजी है, और इससे पहले भी कुछ 1 से 2 कहानियाँ बहुत अर्सा पहले की बात है मुझे भेजी गई थी। उस वक्त ये अभी सिलसिला शुरू नहीं हुआ था, जब मैं सिर्फ राज प्रोग्राम करता था, वो भी रोही टीवी पे। तो उस वक्त मुझे किसी ने स्टोरी भेजी थी कि जी ये सच्ची कहानी है, क्योंकि जंगल, दूर दराज, वीराने और बहुत सारी जगहों पे इनकी मशकें होती हैं, ड्यूटियाँ देते हैं फ़ौज के लोग। तो वो कहते हैं कि जब हम ऐसे वीरानों में, ऐसे जंगलों में और ऐसी जगहों पे होते हैं, तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा ऐसे अजीबो गरीब वाक़यात होते हैं जो उन्होंने मुझे उस वक्त कहा भी था कि आपको वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तो मेरा फ़ोन पे जब रब्ता हुआ तो मैंने उनसे कहा, जी ऐसी जगहों पे तो सबसे बड़ी मुश्किल मेरे लिए है। जिन्नात से तो जैसे कैसे मैं लड़ लूँगा, बाकी चीज़ों से मैं कैसे मुकाबला कर सकता हूँ। तो उसके लिए तो मुझे सबसे पहले अपनी सेफ्टी चाहिए, टीम की सेफ्टी चाहिए, मतलब अपनी से मुराद पूरी टीम की सेफ्टी चाहिए, देन मैं जा सकता हूँ। क्योंकि इस तरह का एक प्रोग्राम मैंने जंगल में किया था, जहाँ पे डाकुओं का बसेरा था और हमें डाकू ही अंदर जंगल में लेके गए थे। तो बल्कि मैंने कुछ कहा भी था लोगों से, इसका अगर यूट्यूब पे किसी के पास लिंक हो इस प्रोग्राम का तो मुझे वो लिंक ज़रूर सेंड करें। तो इस तरह की बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे मसला ये है, जाते हुए अपनी जान का ये रिस्क होता है कि हम लोग शायद जिन्नात से हट के सबसे खौफनाक जो इस सियारे पे मखलूक है, जिससे मुझे भी डर लगता है, वो इंसान है। तो आज जो मुझे कहानी भेजी है, उन्होंने कहा है कि मेरा नाम जो है आप फ़र्ज़ी कर दें। उसकी रीज़न ये है कि वो एक हाज़िर सर्विस हैं और उनको इजाज़त नहीं होती फ़ौज की तरफ से अपना नाम लेने की। तो उन्होंने कहा, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आपसे मिलता जुलता, मैं आपका नाम अब्दुल्ला कर देता हूँ और मेरा ताल्लुक़ ज़िला रावलपिंडी की तहसील गुजर खान से है। मेरा नाम फ़र्ज़ी रखा जाए। जी, आपका नाम मैंने फ़र्ज़ी रख दिया है और ये आगे इसलिए ओरिजिनल पढ़ दिया, रावलपिंडी की तहसील रावलपिंडी की तहसील गुजर खान। आपको पता लग गया होगा कि आज आपकी कहानी है जो मैं प्रोग्राम में शामिल करने जा रहा हूँ। आपने जिस तरह भेजा, इसको मैं कोशिश करता हूँ ऐसे लफ्ज़ों में इस कहानी को बयान करूँ कि आपको भी अच्छी लगे आपकी कहानी, और जो सुनने वाले हैं वो भी अपने आप को उस कहानी का हिस्सा समझें। अब्दुल्ला कहते हैं कि मैंने फ़ौज जब ज्वाइन कर ली तो फ़ौज की एक ऐसी ज़िंदगी होती है जो सुबह रोज़ाना एक ही टाइम पे उठना और एक ही टाइम पे सोना। यूं समझिए हम मिनट्स नहीं सेकंड्स पे काम कर रहे होते हैं। बाकी तमाम लोग जो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, कभी लंबा सो भी लेते हैं, कभी जल्दी उठ जाते हैं, कभी क्या है ज़िंदगी की रूटीन, लेकिन हमारी जो रूटीन है वो हमेशा एक ही होती है। फैमिली से दूर बहुत सारे लोगों ने वहीं पे अपनी फैमिली भी साथ रखी होती है, लेकिन अक्सर ऐसे होते हैं जो साल में एक दफ़ा अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाते हैं, अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। जब कभी फ्री टाइम मिलता है तो हम यार दोस्त आपस में बैठ के शुगल मेला कर लेते हैं, एक दूसरे को हंसा देते हैं और महसूस होता है कि ये जो शख्स पास बैठा है ये अपनी फैमिली को बहुत ही याद कर रहा है, तो उसको भी हंसने पे मजबूर कर देते हैं। ऐसी गपशप करते हैं कि वो उन यादों, उस कर्ब, उस तकलीफ़ से निकल आए जहाँ वो बैठा अपनी फैमिली को महसूस कर रहा है। हर वक्त अपनी जान हथेली पे लिए शहादत की तलब में हम फिरते होते हैं। तो फ़ौज की ज़िंदगी में यही था कि हम सुबह उठ जाते, अपने काम, रूटीन के जो भी वहाँ के मामलात होते वो हम सारे करते और रात होती सो जाते। अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं एक सिपाही हूँ, अभी भी हाज़िर सर्विस हैं। वो कहते हैं हमारी मुख्तलिफ जगहों पर इस तरह की ड्यूटीज़ लगती रहती हैं। मैं अभी तक ड्यूटी के सिलसिले में कहीं दूर नहीं गया था, मुख्तलिफ जगहों पे ड्यूटी कर रहा था, लेकिन ये तकरीबन सर्दियां शुरू ही हो रही थी कि वहीं पे मुझे ऑर्डर मिला पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में पहुंच के मुझे वहां पे ड्यूटी देनी थी। मैंने अपने सफ़र के लिए सामान जो भी था वो अपने साथ उठाया
क्योंकि जब तक वापसी का ऑर्डर ना आता मैंने अब वहीं पे ही पहरा देना था। सफ़र शुरू हुआ, बलूचिस्तान पहुंचा और फिर उस पहाड़ी पर भी पहुंच गया जिसकी तरफ जाते हुए गाड़ी में मैं सवार था और सामने मुझे वो पहाड़ी नज़र आ रही थी। और जूं-जूं वो पहाड़ी करीब आ रही थी मेरी सोच इस तरह की थी, यह है वो मकाम ऊपर की तरफ देखते हुए जहां मुझे मुसलसल कई कई घंटे खड़े होकर अपने मुल्क की हिफाजत करनी होगी, पहरा देना होगा। जब मैं उस जगह पे पहुंचा तो पता लगा कि ये इंसानी आबादी से बहुत दूर एक चोटी है जहां पे हम 3 सिपाही पहरा देंगे। 2 मुझसे पहले वहां पे मौजूद थे, तीसरा वहां पे मैं पहुंचा था और जो चौथा शख्स वहां पे था हम उसको उस्ताद कहते थे, वो हमारा उस्ताद था। उस्ताद के अलावा जो 2 फौजी वहां पे मौजूद थे सिपाही, वो मुझसे सीनियर थे। सो उस्ताद ने हम सबकी वहां पे ड्यूटी लगाई। तीनों 8-8 घंटे की वहां पे ड्यूटी, पहरा देंगे। जब मैं गया उन लोगों ने मुझे बहुत अच्छी तरीके वेलकम किया। फौज का एक ये भी असूल है कि जब हमारी पोस्टिंग किसी चोटी, किसी से वीराने, किसी खंडर, किसी ऐसी जगह पे होती है और जब हम पहुंचते हैं तो हमसे जो पहले वहाँ पे मौजूद होते हैं वो हमें इस तरह वेलकम करते हैं जिस तरह कोई ख़ानदान का शख्स, फैमिली मेम्बर वहाँ पे पहुँचा हो, जैसे वो उसकी राह तक रहे हों, उन्हीं को उसी का ही इंतज़ार था। मेरा भी ऐसे वेलकम किया गया। बेशक वो मेरे सीनियर थे, लेकिन क्योंकि वो इंसानी आबादी से दूर वीराने में एक जगह पे पहरा दे रहे थे तो मेरी मौजूदगी ने उनको और खुश कर दिया। हुआ ये था कि वहाँ पे एक जिसकी जगह पे मैं आया था उसको वापस भेज दिया गया था और उसकी जगह पे मैं वहाँ पे पहुँचा था। बाकी दोस्तों का उन्होंने कहा नाम लेना ज़रूरी नहीं है, आप उन दोनों को सिपाही के नाम से ही मुखातिब कर सकते हैं। तो उन दोनों सिपाहियों और उस्ताद के साथ मेरी बहुत अच्छी बन गई। पहला दिन गपशप करते हुए, पहरा देते हुए इस तरह गुजरा। उस तन्हाई का, उस वीरानी का कतन एहसास ना हुआ। बड़ी ज़बरदस्त की उन्होंने जाते ही मुझे चाय पिलाई। जो एक थकावट थी सफ़र की, लंबा जो तय करके मैं वहाँ पे पहुँचता था, तो वहाँ मोहब्बत से भरी मिठास की, जो मोहब्बत की मिठास थी उसकी वो जो चाय की प्याली मुझे दी गई तो मज़ा ही आ गया, सारी थकावट ही दूर हो गई। दोस्तों के साथ गपशप की, उनमें से एक उठा अपनी ड्यूटी पे चला गया और इस तरह सब अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। मेरे हाथ में मेरा हथियार होता था जब मुझे ड्यूटी के लिए कहा गया। ऐसा पहली दफ़ा नहीं हो रहा था, जगह ये पहली दफ़ा थी, लेकिन हमें जितना टाइम हो गया था फ़ौज में वो ड्यूटी करते हुए ही गुजर गया था। सो मैंने अपना हथियार उठाया और उस चौकी पे जो पहाड़ की चोटी पे बनी हुई थी, वो इस तरह का एक किस्म का मोर्चा ही था जिसके अंदर मैं दाखिल हुआ। तो छोटा पत्थरों की मदद से एक कमरा नुमा कमरा बनाया गया था जिसका दरवाज़ा नहीं था। उसको ईंटों पत्थरों से इस तरह जोड़ा गया था कि 3 उसमें जिस तरह रोशनदान रखे जाते हैं, इस तरह के 3 वहाँ पे रोशनदान थे, बिल्कुल सामने की तरफ, लेफ़्ट की तरफ, राइट की तरफ, और पीछे दाखिल होने का दरवाज़ा तो था नहीं, दरवाजे की तरह जगह छोड़ी गई थी। मैं उसके अंदर दाखिल हुआ तो मैं समझ गया सामने भी रोशनदान इसलिए था कि उस छोटी सी जगह के अंदर मैं सामने निगाह रख सकूं और इस तरह लेफ़्ट पे भी निगाह रख सकूं, राइट पे भी निगाह रख सकूं। छोटे छोटे वो रोशनदान इसलिए रखे जाते थे कि अगर खुदा ना खास्ता कहीं से फायरिंग हो तो हम नीचे हो जाएं और पत्थरों की ओट लेके हम अपने आप को बचा सकें। सो मैं अपनी जगह पे पहुंचा, लेफ़्ट, राइट, फ्रंट, सामने देखा तो अंदाज़ा हो गया कि अब महीनों तक, कुछ अरसे तक इसी ही जगह पे खड़े हो के मुझे पहरा देना है। और ना सिर्फ इस जगह पे खड़े रहना है, बल्कि कुछ टाइम यहां से गुजारने के बाद वापस बाहर निकलना है, एक लेफ्ट भी चक्कर लगाना है, राइट भी चक्कर लगाना है। पहली रात मेरी वहां पे बहुत ही सुकून के साथ गुजरी। सुकून से मुराद ये मानूस होते उन पत्थरों के साथ, क्योंकि जिस जगह पे हम फौजी पहरा दे रहे होते हैं तो हमारी दोस्ती उन पत्थरों के साथ हो जाती है, क्योंकि पहले दिन से ही एहसास होता है साथ रहेगा इन पत्थरों का।
उस सामने पड़े हुए बड़े से पत्थर का साथ रहेगा, उस छोटे से सामने पड़े हुए पत्थर का साथ रहेगा, इस मोर्चे के अंदर लगे हुए तमाम पत्थरों से साथ रहेगा। क्योंकि किसी परिंदे की कभी कभी आवाज़ आएगी, किसी फड़फड़ाते हुए परिंदे के परों की भी कभी कभी आवाज़ आएगी। अगर कोई आवाज़ आई भाई तो इन्हीं पत्थरों में से कोई आवाज़ आएगी। जब एक पत्थर छलांग मारता हुआ दूसरे पत्थर पे छलांग मारेगा तो पत्थर के अंदर से जो टकराने की आवाज़ आती है तो वही आवाज़ ही सिर्फ कानों को सुनाई देगी। तकरीबन 8 घंटे की मैंने वहाँ पे ड्यूटी की और दूसरी रात भी इसी तरह खैरो आफियत से ड्यूटी देते हुए गुजर गई। सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि इस जगह पे खड़े हुए इतना अलर्ट रहना पड़ता है क्योंकि नहीं पता किस लम्हे, किस वक्त, किस सिमत से हवा को चीरती हुई एक गोली आए और उसी तरह जिस तरह उसने हवा को चीरा था इस तरह आपके सीने को भी चीरती हुई बाहर निकल जाए और आपकी ज़िंदगी का ख़ात्मा शहादत पे कर जाए। तो इसलिए हमें इस तरह की जगहों पे खड़े हुए बहुत होशियार रहना पड़ता था। तो जो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ खैर आफियत से, तो मुराद ये थी कि कोई भी ऐसी चीरती हुई वहाँ पे गोली अभी तक नहीं आई थी खैर आफियत से। और उसके बारे में बताया यही गया था कि यहाँ पे कुछ हालात इस तरह के नहीं हैं, बिल्कुल नॉर्मल से हालात हैं, यहाँ पे कोई मसला नहीं बनेगा। लेकिन हमारा ये ड्यूटी का हिस्सा था, हमें फिर भी चाको चौबंद रहना पड़ता था। ये तीसरा दिन था। उस्ताद के अलावा जो हम 3 लोग थे, जो मेरे 2 सीनियर सिपाही थे, उनमें से पीछे से वायरलेस आई, उनको बताया गया कि उनकी कोई करीबी अजीज़ की फौतगी हो गई है। ये एक ऐसी इमरजेंसी होती है कि हम जहाँ कहीं भी हों फौरी तौर पे हमें वापस घर भेज दिया जाता है। तो जैसे ही उसको पता लगा फौतगी का तो वो अपना सामान बांधना शुरू हो गया। मैंने और दूसरे ने उसके साथ ताज़ियत की और उसको रुखसत किया। अब वो वहाँ से तो चला गया था और उसकी जगह पे जिसने पहुँचना था तकरीबन वो 2 दिन बाद आने वाला था। फौरी नहीं आ सकता था क्योंकि एक लंबा सफ़र था। उसको तो वहाँ से रवाना कर दिया गया लेकिन दूसरे को पहुँचने में 2 दिन लगने वाले थे। उन्होंने कहा हमारा फ़ौज का असूल होता है कि जो उस्ताद होता है हमारा वो ड्यूटी नहीं करता। सो अब हम 2 बचे थे, 3 होने की सूरत में हम 8-8 घंटे ड्यूटी करते थे। अब हम क्योंकि 2 बच गए थे तो अब उस्ताद ने हमारी 6-6 घंटे की ड्यूटी लगाई। 6-6 घंटे से मुराद ये है कि एक जवान अगर 6 घंटे वहीं पे खड़ा रहेगा, पहरा देता रहेगा उस चौकी पे, तो दूसरा जवान 6 घंटे रेस्ट कर लेगा और फिर 6 घंटे के बाद वो आ जाएगा और पहले वाला रेस्ट कर जाएगा। इसी तरह दोनों ही मुसलसल ड्यूटी करते रहेंगे, सिर्फ 6-6 घंटे की ब्रेक मिलती रहेगी। क्योंकि जब हम 3 ड्यूटी कर रहे थे तो जब हम 8-8 घंटे की ड्यूटी करते थे तो 24 घंटे बनते हैं। तो 3 बंदे 8-8 घंटे की ड्यूटी करके 24 घंटे पूरे कर लेते थे। लेकिन अब हम दोनों 6-6 घंटे ड्यूटी कर रहे थे ताकि 12-12 घंटे की हमारी ड्यूटी हो जाए और 24 घंटे पूरे हो जाए। वो साथी जा चुका था, दिन को मैंने ड्यूटी की थी और शाम के पहर मेरा सीनियर उस जगह ड्यूटी पे मौजूद था। ये सर्दियों की एक रात थी। आज शदीद सर्दी तो नहीं थी लेकिन मौसम के अंदर खुनकी थी। जहाँ पे उस्ताद लेटा हुआ था साइड पे एक जो कमरा बनाया गया था पत्थरों पर, जहाँ पे हमारा सामान था, जहाँ पे हम अपने वर्दी वगैरह पहनते थे, कपड़े चेंज करते थे जब रेस्ट करनी होती थी, ऐसी जगहों पे उन्होंने कहा है कि हम हर वक्त यूं समझिए बहुत कम कोई ऐसा टाइम हमें मिलता था कि हम चेंज करके रिलैक्स होकर सो सके। जब इस तरह की ड्यूटी लग जाए कि 6-6 घंटे की हम ड्यूटी करें तो फिर वही लंबे फौजी बूट पहन के ही, वर्दी पहन के ही हम सोते हैं और उसके बाद फिर से खड़े होकर ड्यूटी देना शुरू कर देते हैं। जब 8-8 घंटे की ड्यूटी होती है फिर हम कुछ देर के लिए रिलैक्स हो जाते हैं। तो साइड पे ही एक ऐसी जगह से जहाँ पे खुदा ना खास्ता अगर कहीं से हमला भी हो तो उस कमरे के अंदर इस तरह महफूज अंदाज में उस एक साइड पे वो कमरा बनाया गया था जहाँ पे हम सोते थे और हमारा बैग, हमारा सामान, खाने पीने का सामान, चाय बनाने का सामान वहीं पर मौजूद होता था।
एक सिस्टम होता है प्रॉपर खुराक के लिए भी, जहां आप इंसानी आबादी से दूर दूर तक, कहीं इंसानी आबादी नहीं है लेकिन हमारे पास वायरलेस होती है, कम्युनिकेशन का प्रॉपर हमारा सिस्टम होता है, तो खुराक पानी सब कुछ हम तक पहुंचता रहता है। तो उस कमरे में हम रेस्ट करते थे, खाना पीना सब कुछ हमारा उस कमरे में मौजूद था। आज भी ऐसा ही हुआ। मेरा सीनियर जब ड्यूटी पूरी कर चुका तो मैं कमरे में बैठा हुआ था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मौसम में काफ़ी खुनकी थी, हवा ठंडी ठंडी थी, और जब आप पहाड़ों में हों और ऊंचाई पे हों तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही आपको ठंड लगती है। ऐसा ही था, मैं कमरे में चादर लपेट के बैठा हुआ था ठंड से बचने के लिए, और सोच रहा था कि अभी चाय बनाऊं। साथ ही घड़ी की तरफ देखा तो अंदाज़ा हुआ ड्यूटी शुरू होने वाली है। मैंने जल्दी से चाय बनाई इस अंदाज में कि साथी जैसे ही ड्यूटी ख़त्म करेगा वो अंदर इस कमरे में आएगा, साथ ही तो कमरा बना हुआ था, जैसे ही आएगा उसको भी चाय पेश करूंगा, मैं भी चाय पीऊंगा, और चाय पीने के बाद वो सोने चला जाएगा, यहीं पे लेट जाएगा और मैं ड्यूटी पे चला जाऊंगा। मैंने बर्तन वगैरह उठाए, चूल्हा उठाया और वहीं पे चाय बनानी शुरू कर दी। साथ साथ मैं टाइम भी देखता जा रहा था, इस अंदाज में चाय बना रहा था कि जैसे ही ड्यूटी ख़त्म हो तो जैसे ही दूसरा सिपाही अंदर कमरे में दाखिल हो तो उसको गरम गरम चाय पेश कर सकूं। सर्दियां थीं, शदीद नहीं थी लेकिन शुरू हो चुकी थी, पहाड़ पे काफ़ी ठंड थी, तो इसलिए चाय कहीं ठंडी ना हो जाए, इस अंदाज में मैंने चाय बनाई कि जैसे ही 12 हुए उसकी ड्यूटी ख़त्म हुई तो वो अंदर दाखिल हुआ और चाय भी तैयार हो चुकी थी। अंदर दाखिल होते ही उसने चाय को जैसे ही देखा तो उसका चेहरा खुशी से खिलखिला उठा और उसने कहा, कमाल हो गया। मुझे भी चाय की बहुत तलब हो रही थी, बेशक मैंने थक चुका हूँ, सोना है, लेकिन जिंदाबाद भाई, चाय बना दी है यार, दिल खुश कर दिया है। मैंने कहा बैठे चाय पिएं। हम दोनों ने कप उठाए और चाय पीनी शुरू कर दी। हम बातें भी कर रहे थे और चाय की चुस्कियां भी ले रहे थे। जब जैसे ही चाय ख़त्म हुई तो उसने कहा, अब तुम ड्यूटी पे पहुंचो, मैं अब सोने लगा हूं, 6 घंटे बाद तो मुझे जगा देना। क्योंकि दिन को तो हम सोए नहीं थे, अब सोने का मरहला शुरू हो चुका था, क्योंकि रात के 12 बज गए थे। इसलिए अब 6 घंटे बाद जब मेरी ड्यूटी ख़त्म होती तो मैं वापस आता और उसको वहाँ से जगाता, सोए हुए को, सोया हुआ उठता और जाके उस जगह पे, उस चौकी पे पहरा देता और मैं फिर जाके वहीं पे सो जाता। मैं कहा जी ज़रूर, आप सोइए, मैं ड्यूटी के बाद आपको जगा दूंगा। बर्तन वगैरह उठा के मैंने समेटे, साइड पे रखे, हथियार उठाया, रेडी तो मैं वैसे ही हो चुका था। जैसे कि बताया, जब 6-6 घंटे की इमरजेंसी वाली ड्यूटी हो तो हम हर वक्त अलर्ट ही रहते हैं। उस्ताद कुछ देर के लिए कहीं गए हुए थे गाड़ी पे राउंड लगाने के लिए, इसलिए वो मौजूद नहीं थे। तो मैं वहां से उठा और सीधा जाके मोर्चे पे खड़ा हो गया। उस्ताद जो कहीं इधर उधर गए हुए थे, यकीनन वो अभी कहीं आने ही वाले थे वापस। अब जब वो आते थे तो हाय हेलो ज़रूर करते थे। ये एक रूटीन का कह सकते हैं गश्त होता है कि चक्कर वो भी लगा लेते होते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो दिन के टाइम जाएं, वो किसी भी वक्त चक्कर लगा सकते हैं। तो मैं अपनी जगह पे आके खड़ा हो गया। मैं बहुत ही चाको चौबंद था, चाय पी के मुझे ताजगी का एहसास था। ऐसा लगता था जैसे थकावट दूर सी होगी, वो मैं अपने आप को फ्रेश महसूस कर रहा था। लेकिन मुझे लग रहा था कि आज थोड़ी सी सर्दी कल से ज़्यादा है, आज क्योंकि हवा भी चल रही थी। सीधा उसी मोर्चे के अंदर मैं दाखिल हुआ। मैंने सामने की तरफ देखा, हर तरफ क्लियर था, कोई भी ऐसी बात नहीं थी जिससे मैं चौंक सकता। फिर इसी तरह उस दूरबीन से मैंने अपनी लेफ़्ट साइड की तरफ भी देखा, राइट साइड की तरफ भी देखा, और फिर मैंने अपनी लेफ़्ट साइड की तरफ भी देखा, क्योंकि जब एक चला जाता था और दूसरी जगह पे दूसरा आता था तो वो भी आके इस तरह चाको चौबंद पहले हर तरफ जायज़ा लेता था, जो मैं अभी जायज़ा ले रहा था। इर्द गिर्द हर तरफ जब मैंने जायज़ा ले लिया उस जगह पे खड़े हुए, मुझे कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ या कुछ भी ऐसा महसूस ना हुआ। तो फिर कुछ देर वहाँ पे खड़े रहने के बाद मैं बाहर निकला और एक दफ़ा लेफ़्ट साइड पे चलता हुआ गया और इस तरह राउंड लगाता हुआ गया कि देखूँ कहीं पे कुछ महसूस तो नहीं हो रहा। ये ड्यूटी उड़ने का हमारी ऐसी ड्यूटी होती है, चाहे रात के 12 हो या रात के 4 बज जाएं, सुबह के 4 बज जाएं या रात के 2 या 3 बज जाएं, हम अलर्ट रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमें नींद आ रही होती है, हम ऊँघ रहे होते हैं, हम अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे होते हैं, हम बिल्कुल हशाश बशाश होते हैं। वो जो 6 घंटे के लिए सोने गया था, वो 6 घंटे में अपनी नींद इतनी पूरी कर लेता कि जब वो उठ के आता तो बिल्कुल फ्रेश होता।
और मैंने भी ऐसे पहले लेफ़्ट की तरफ चक्कर लगा के आया, फिर राइट की तरफ चक्कर लगा के आया और वापस अपनी उस जगह पे आके खड़ा हो गया, जिससे मुझे अंदाज़ा लगा कि अभी तक हालात बिल्कुल रोज़ाना की बुनियाद, रोज़ाना की तरह बिल्कुल नॉर्मल है। मुझे वहाँ पे पहरा देते हुए कुछ देर ही हुई थी कि वहीं पे एक हवा चली, और हवा जब मेरे कानों से टकराई, ठंडी यख हवा थी और आज जिससे सर्दी का एहसास भी हो रहा था, तो हवा जिस तरह तेज़ तेज़ हवा चलती है पहाड़ों के अंदर, तो हवा के अंदर से भी एक आवाज़ आती है, जैसे हवा सीटियाँ बजा रही हो, या ऐसे लगता है हवा के अंदर कोई बोल रहा हो। बहुत ज़्यादा जब तेज़ हवा चलती है तो हवा बाकायदा तौर पे इस अंदाज़ में चीखती है, चिल्लाती है, जैसी बहुत ज़्यादा चुड़ैलें हों और आपस में लड़ रही हों, बातें कर रही हों, अजीबो गरीब अंदाज़ में कुछ एक दूसरे से कहने जा रही हों, जिसको इंसान समझ तो नहीं सकता था, लेकिन ये उसको क्लियर हो जाता था कि कुछ है जो बहुत ज़्यादा बोल रहा है, चीख रहा है, लड़ रहा है। और ऐसी ही हवा के अंदर कोई आवाज़ थी। हवा जब मेरे कानों से टकराई तो मुझे अजीबो गरीब सी एक आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ से मैंने इतना अंदाज़ा लगा लिया कि आज ठंड ज़्यादा होने वाली थी, लेकिन साथ ही उसी लम्हे मुझे एहसास हुआ ये जो मैंने आवाज़ सुनी है ये हवा की नहीं थी। ये हवा जिस तरह शोर पैदा करती है, ये वो वाला शोर नहीं था, ये और सी आवाज़ थी। जैसे ही मैंने सोचा तो मैं और अलर्ट हो गया कि किस चीज़ की आवाज़ है। मैंने अपनी मूवमेंट एक जगह पे साकत कर ली और अलर्ट होकर इस अंदाज में इधर उधर देखना शुरू हो गया कि ये किस चीज़ की आवाज़ थी। और जब मैंने गौर किया तो मेरे कानों ने मुझे कहा, हाँ, एक आवाज़ आई थी जो हवा के शोर की नहीं थी। अभी मैं इन बातों को सोच ही रहा था कि फिर मेरे कानों ने एक आवाज़ सुनी। इस बार आवाज़ बिल्कुल क्लियर थी, दोनों कान क्लियर सुन रहे थे। पहली दफ़ा तो एक कान से, क्योंकि हवा जब एक साइड सिमत से गुजरती है तो इस कान को तो हवा नहीं लगती, एक कान को हवा लगती है, तो इस कान को महसूस हुई थी। इस दफ़ा दोनों कानों ने गवाही दी कि हमने क्लियर एक आवाज़ सुनी है और ये किसी के रोने की आवाज़ है। ये मैं कैसी आवाज़ सुन रहा हूं, रोने की आवाज़? क्या हुआ है? मैं अभी समझ नहीं पाया था ये किसके रोने की आवाज़ है, ये क्या हुआ है। अंदर जो सिपाही है उसके साथ कोई मसला तो नहीं है, उस्ताद आ गया, कोई मसला तो नहीं है, किस चीज़ की आवाज़ थी? मैं अभी इस शशोपंज में मुब्तला इन बातों को सोच ही रहा था कि दोबारा पहले से भी ऊंची आवाज़ में रोने की आवाज़ मेरे जो कानों ने सुनी, तो इस दफ़ा ये भी क्लियर हो गया, ना ये उस्ताद की आवाज़, ना अंदर लेटे सिपाही की आवाज़, ये किसी बच्चे की रोने की आवाज़ है। और इस अंदाज में वो बच्चा रो रहा था। इस दफ़ा जो उसकी मैंने आवाज़ सुनी तो वो मुसलसल रोना शुरू हो गया था। पहले जो मेरे कानों ने आवाज़ सुनी थी वो थोड़ी सी आवाज़ आती थी और साथ ही खामोशी छा जाती थी। 2-3 दफ़ा मैंने ऐसे ही सुना था। एक दफ़ा मुझे हवा की आवाज़ सी आई, दूसरी दफ़ा रोने की आवाज़ आई, तीसरी दफ़ा लगा नहीं कोई इंसान रो रहा है। इस दफ़ा इतना क्लियर हो गया था कि कोई बच्चे की आवाज़ है जो इर्द गिर्द कोई मौजूद है और रो रहा है, क्योंकि इस दफ़ा वो इस अंदाज में रोया था जिस तरह लगातार कोई रोता है। तो मुझे ये भी क्लियर हो गया ये कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है जो रो रही है। एकदम से जो मैं पहले ही अलर्ट था, ड्यूटी अलर्ट ही का नाम है, चाको चौबंद खड़े होकर हमें वहां पे ड्यूटी देनी होती है, और जब इस तरह की हल्की फुल्की भी कुछ हो तो हम बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं। तो मैंने जब इर्द गिर्द देखा कि आवाज़ किस सिमत से आ रही है, कौन है जो इस वक्त मदद के लिए रो रहा है, या किसी को मेरी मदद की ज़रूरत है, या क्या माजरा है, कोई बच्ची खड़ी पास क्यों रो रही है, तो वहीं पे मैंने जब देखा तो तकरीबन 200-300 गज के फासले पे एक लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 10 से 12 साल होगी मेरी तरफ कमर करके खड़ी थी, और वो बच्ची अब लगातार रोए जा रही थी। इस अंदाज में रोई जा रही थी जिस तरह किसी बच्ची को किसने मारा हो, बहुत ज़्यादा दुखी होती है, बहुत ज़्यादा किसी तकलीफ़ में होती है, या इस अंदाज में बच्चे जिस तरह रोते हैं कि माँ बाप को लगता है कि क्या हो गया है, कोई चोट लग गई है, इसको क्या मसला हो गया, इतना ज़्यादा क्यों रो रही है। ऐसे ही रोने का अंदाज़ था कि जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, वो मेरी तरफ कमर करके खड़ी है, 10-12 साल की बच्ची, और रोए जा रही है। तो मुझे एकदम से लगा इसके पास जाऊं और फ़ौरन इससे पूछूं कि क्यों रो रही है ये,
तो मैं तेजी से अपनी जगह से हटा और सीधा उसी तरफ जाना शुरू हो गया जिस तरफ वो बच्ची खड़ी रो रही थी, जो तकरीबन 200-300 गज के फासले पे थी। अभी आधा ही रास्ता तय किया था कि वहीं पे मेरे कदम एक जगह पे साकित से हो गए। एक ऐसा ख्याल जो मेरे दिमाग में आया तो मैं ठठक गया, क्योंकि हमें हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, हमें हर तरह का सोचना पड़ता है कि या खुदाया, इस जगह तो इर्द गिर्द कोई भी आबादी नहीं है, दूर दूर तक कहीं आबादी नहीं है, तो 10 से 12 साल की ये बच्ची यहां पे क्यों आ गई है, और वो भी पहाड़ की इस चोटी तक कैसे पहुंच गई है। और उन सबसे अहम सवाल यह था, रात के इस पहर 12:30-1 बजे के टाइम, जब ये ख्यालात मेरे दिमाग में आए तो हमें हर तरह से सोचना होता है। अब मेरे दिमाग में सिर्फ 2 बातें चल रही थी। कोई किसी की चाल तो नहीं है, कोई मुझे ट्रेस तो नहीं कर रहा, कोई गड़बड़ वाली बात तो नहीं है, इंसानी आबादी तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है किसी ने अपनी तवज्जो इस लड़की की तरफ मेरी करा दी है, इस लड़की को इस जगह पे खड़ा किया है कि वो रोना शुरू हो गई है और मैं उसकी तरफ मुतवज्जो हो गया हूं और मेरी ध्यान इस लड़की की तरफ चला गया है, और जिसने भी ये हरकत की है मेरा ध्यान भटाना चाह रहा है, मेरा ध्यान उस चौकी से उस जगह से हटाना चाह रहा है और अपना कोई मकसद पूरा करना चाह रहा है। एक तो ये ख्यालात मेरे दिमाग में एकदम से आ गए। मैं साकित हो गया उस जगह पे रात के इस पहर बच्ची को रोता हुआ देख के, और साथ ही मेरे दिमाग में जो दूसरा ख्याल आया कि इन सब बातों को जो मैंने दिमाग में सोचा, इससे हट के भी तो कुछ हो सकता है। वीरानों में, जंगलों में ऐसे कुछ ना कुछ गड़बड़ वाले मामलात जरूर होते हैं। उसी लम्हे मैंने फैसला किया कि मुझे यहां से फौरी मुड़ जाना चाहिए, फौरन साथी को जगाना चाहिए और उस्ताद को कम्युनिकेशन का जो हमारा सिस्टम होता है उस पर इतला देनी चाहिए कि फौरन पहुंचे, यहां पे कोई इस तरह का मामला है। हो सकता है वो वापस पीछे पहुंच गए हों। मैं अभी इन ख्यालों में गुम कि क्या करूं, साथी को जगाऊं और उनको पैगाम पहुंचवाएं उस्ताद जी को, या आगे बढ़ के देखूं। तो वहीं पे मैंने फैसला किया, नहीं, मुझे आगे जाके इस लड़की से पूछना चाहिए कौन है ये लड़की और रात को यहां पे क्या कर रही है। हां, मुझे अपने आप को इस अंदाज में चाको चौबंद कर लेना चाहिए कि किसी भी शरारत, चाल या कुछ भी ऐसा मेरे साथ करने की कोशिश की जा रही है तो मुझे अलर्ट रहना है। और ऐसा ही किया। मैंने हथियार इस अंदाज में अपने हाथ में पकड़ लिया कि अब मैं बिल्कुल तैयार था कि कुछ भी इधर उधर से मुझे गड़बड़ महसूस होती तो मैं अपना फर्ज अंजाम देता, जिस मकसद के लिए मुझे यहां पे ड्यूटी लगाई गई थी। हथियार अलर्ट अंदाज में, बिल्कुल अलर्ट अंदाज में लिए हुए मैं और कदम पत्थरों पे रख रहा था। मेरे पत्थरों पे जब फौजी बूट पड़ रहे थे और मैं कदम रख रहा था तो रात की ऐसी खामोशी, वो भी पहाड़ की चोटी पे, और वो भी सर्दियों की रात जहां पे पत्ता भी गिरे तो आवाज़ आती है, वहीं पे मेरे पाँव जब पत्थरों पे पड़ रहे थे तो अच्छी खासी धमक पैदा हो रही थी। लेकिन वो रोए जा रही थी, पीछे मुड़ के नहीं देख रही थी, जिसकी वजह से मेरे भी दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। 2 तरह के ख्यालात जो जिस तरह भी मैंने आपको बताया कि या तो कोई चाल है या फिर ये कोई और मखलूक है, ये क्या चक्कर है, ये सोचता हुआ मैं अलर्ट अंदाज में धीरे धीरे कदम रखता हुआ आगे बढ़ रहा था ताकि उस बच्ची तक पहुंचूं। जब उस बच्ची का और मेरा तकरीबन कोई 4 गज का, 3 गज का फासला रह गया तो वहीं पे मैंने उसको खड़े होकर कहा, कौन हो तुम और रात को इस वक्त यहां पे क्या कर रही हो। जिस वक्त मैंने ये जुमला बोला, पहाड़ की चोटी पे खड़े हुए जब मैं ये जुमला बोल रहा था, कौन हो तुम और रात के इस पहर क्या कर रही हो, हर तरफ खामोशी थी। लेकिन उस लम्हे ऐसे लगता था जैसे वो पत्थर जिनको मैंने शुरू में कहा मेरे सारे दोस्त हैं, वो भी मुझे सुनना शुरू हो गए थे। जो पत्थर भी कुछ सो रहे थे, अलर्ट हुए थे, घूमे थे और मेरी तरफ देखना शुरू हो गए थे कि रात के इस पहर ये किससे मुखातिब है, ये किससे बात कर रहा है। बशर तो एक ही था जो अंदर सो रहा था, दूसरा ड्यूटी उस्ताद जो था वो कहीं गया हुआ था और सिर्फ मैं था और वहीं पे मौजूद वो सारे बिखरे हुए पत्थर। उस
तारीकी के अंदर, उस खामोशी के अंदर जब मेरी आवाज़ गई तो उस आवाज़ ने उस खामोशी को चीर के रख दिया। उस आवाज़ ने ऐसी धनक पैदा की, उस आवाज़ में ऐसी गरज पैदा हुई कि जैसे ही वो मेरे जुमले उसके कानों तक पहुँचे तो वो रोना बंद हो गई। अभी भी वो 12 साल 10 साल की बच्ची मेरी तरफ कमर करके खड़ी थी, पाँव उसके नंगे थे, जूती उसने नहीं पहनी हुई थी। मैं उसकी जो शलवार कमीज़ देख पा रहा था, वहीं पे रहने वाले जो दूर दूर जहाँ पे इंसानी आबादी थी, चोटी पे हम मौजूद थे लेकिन काफ़ी दूर इंसानी आबादी तो थी, तो वहाँ की वो जो इंसानी आबादी में रहने वाले बच्चे, मकामी बच्चे वहाँ के, जिस तरह के कपड़े पहनते थे उस तरह के पुराने से उसने कपड़े पहन रखे थे, और उसकी पाँव की हालत देख के लगता था कि कहीं काफ़ी दूर से चल के आई है, मट्टी से भरे हुए पाँव थे। सांवला सा पाँव का कलर था उसका, ना बहुत ज़्यादा ब्लैक ना वाइट, बिल्कुल सांवले से रंग के उसके पाँव थे। मेरी उस गरजदार आवाज़ को सुनकर वो रोना तो चुप कर गई, रोना तो उसने बंद कर दिया। लेकिन अभी तक उसने मेरी कोई बात का जवाब नहीं दिया था। अब मैं जब उसके पीछे खड़ा हूं, उसको मुखातिब कर रहा हूं, तजस्सुस भी मेरा बढ़ चुका है, मैं अलर्ट भी बहुत हूं, होशियार भी बहुत हूं। एक ऐसा अजीब मंजर है, पहाड़ की चोटी पे खड़ा हुआ एक फौजी, एक सिपाही अपने हथियार को लिए खड़ा है, रात के 12:30-1 बजे एक 12 साल की बच्ची से मुखातिब है, कौन हो तुम, यहां पे क्या कर रही हो, रात के इस पहर कहां से आई हो। वो रोती हुई बच्ची जो इस अंदाज में ना सिर्फ उस जगह पे आके खड़ी हुई कमर करके, बल्कि रोना भी शुरू कर दिया। रोने का मकसद ऐसे था जैसे वो खुद से तवज्जो चाह रही है अपनी तरफ। बच्चा जब इस तरह रोता है तो कोई भी इर्द गिर्द मौजूद होता है तो उसकी तवज्जो उस बच्ची की तरफ चली जाएगी। ऐसा ही अब्दुल्ला के साथ हुआ था, उसकी तवज्जो भी उस लड़की की तरफ चली गई थी, और वो चलता हुआ उसके करीब पहुंच के उससे पूछ रहा था, लेकिन अब वो चुप खड़ी थी, रो नहीं रही थी, खामोश थी। अब्दुल्ला कहता है, जब दूसरी दफा मैंने गरज की आवाज निकाली, तुमसे पूछ रहा हूं, कौन हो तुम और रात को इस वक्त क्या कर रही हो। पहला मेरा सवाल, आवाज तो गरजदार थी लेकिन उसमें नरमी भी थी कि एक बच्ची से मैं सवाल पूछ रहा था, तो बच्ची से सवाल पूछते हुए मेरे अंदर नरमी थी। लेकिन दूसरी दफा जब वो रोना बंद हो गई लेकिन अभी तक मुड़ी नहीं थी, तो मेरी छठी हिस्स भी एक्टिव हो गई थी कि मामला वो नहीं है जो मैं सोच रहा हूं। चुप हो गई है, मुड़ी क्यों नहीं है। तो मैं और ज्यादा अलर्ट था, और इसलिए इस वक्त जो दूसरी दफा उससे मैंने पूछा तो वो फौजी गरज मेरी आवाज में आ गई थी, और पहले से भी कई गुना ज्यादा मैं अलर्ट हो गया था। जो रोना तो बंद कर चुकी थी लेकिन अभी तक मुड़ी नहीं थी। जब मैंने दूसरी दफा उससे गरजदार आवाज में पूछा, कौन हो, रात के इस पहर क्या कर रही हो तुम, तो उसी वक्त मेरी आंखों ने जो मंजर देखा वो बहुत ही भयानक मंजर था, बहुत ही खौफनाक मंजर था। वही 10 से 12 साल की बच्ची जो पुराने कपड़े पहने मेरी तरफ कमर करके खड़ी थी, छोटे छोटे जिसके बाल थे, पांव नंगे मट्टी से भरे हुए थे, वो अपनी जगह पे उसी तरह मौजूद रही, उसी तरह पीट करके, जिस तरफ मेरी तरफ पीट करके खड़ी हुई थी, अभी भी उसी तरह वो पीट करके खड़ी रही। अगर कुछ घूम रहा था तो उसकी वो गर्दन थी जो बिल्कुल घूमते हुए बिल्कुल पीछे आ गई थी। इंसान अपनी गर्दन घुमाना चाहे तो मैक्सिमम शोल्डर तक घुमा सकता है, लेकिन उसने अपनी गर्दन बिल्कुल पीछे घुमा दी थी। इंसान अगर किसी से बात करने के लिए पूरा मुड़ जाएगा तो गर्दन तो पूरी मुड़ चुकी थी, धड़ अभी भी वैसे ही पीट करके खड़ा था। जब धड़, कमर पीट करके खड़ी हो और गर्दन इस तरह घूम के आपकी तरह, जैसे रोबोट की गर्दन घूमती है 360 एंगल पे पूरी, इसी तरह धड़ एक जगह पे रहा, कमर एक जगह पे रही और गर्दन घूमती हुई वो कहता है मेरी तरफ आई है। तो ये पहला झटका नहीं था, इससे बड़ा झटका भी जो था वो था उसकी लाल आंखें, जिसमें से बाकायदा तौर पे आग निकल रही थी, आग, बाकायदा आग। ऐसे था, ऐसा नहीं था लाल लाल आंखें, जिस तरह अक्सर स्टोरीज में जो होता है कि लाल आंखें होते हैं, लाल सुर्ख आंखें जलते हुए कोयलों की तरह, लेकिन ये आंखें ऐसी थी उसमें से बाकायदा तौर पे बाहर शोले तो नहीं निकल रहे थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा बाहर तक, यानी आधा आधा इंच, 1-1 इंच तक आप कह सकते हैं,
आग बाहर निकल रही थी, दोनों आंखों में बाकायदा आग थी। अंदर आग भड़क रही होती है, जिस तरह वो आधा आधा इंच, एक इंच, डेढ़ एक से 2 इंच तक, वो कहता है बाहर भी वो आग निकल रही थी जो उसकी आंखों के अंदर थी। वो जो गर्दन घूम के मेरी तरफ आई थी, नाक की जगह पे गड्ढा पड़ा हुआ था, कोई भी नाक नहीं था। और उसका जो ऊपर वाला होंठ था वो टोटली कटा हुआ था, ऊपर वाला होंठ था ही नहीं। कोई भी बशर पहाड़ की चोटी पे खड़ा हो और उसके सामने ये मंजर आए कि 12 साल 10 साल की बच्ची खड़ी हो और वो इस अंदाज में घूमे कि उसका धड़, उसकी कमर वहीं पे साकित रहे, उसी जगह पे वैसी ही रहे जैसे वो खड़ी हुई थी, और उसकी पूरी गर्दन आपके आगे घूम के आ जाए, जिसके आंखों से आग निकल रही हो, नाक की जगह पे गड़ा हो और होंठ कटा हुआ हो, किसी भी बशर के लिए इससे खौफनाक मंजर नहीं हो सकता। 1 सेकंड लगता है, जब गर्दन इस तरह घूमती है तो 1 सेकंड लगता है समझने में ये कोई इंसान नहीं है। और उसके बाद चेहरा इतना भयानक हो, बाकायदा आग निकल रही हो, नाक की जगह गढ़ा और अजीबो गरीब खौफनाक सा चेहरा हो, तो कोई भी इंसान अपनी जगह पे कायम नहीं रह सकता। फौजी, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बहादुर होते हैं, बहुत बड़ा दिल होता है उनका। बहुत कम आम इंसानों का इतना बड़ा दिल नहीं होता जितना उनका दिल होता है। लेकिन वो कहता है, अब्दुल्ला कहता है, लेकिन इस मंज़र को देख के मैं अपने ऊपर काबू नहीं पा सका, क्योंकि वो जो उसकी आंखों की आग थी, नाक की जगह पे गढ़ा था, होंठ उसका कटा हुआ था, तो उस वक्त जब वो मेरी तरफ टर्न उसने लिया है, उस वक्त टर्न लेते हुए और जब मेरी तरफ खड़ी वो देख रही थी, गर्दन घुमाने के बाद जिस आग को मैंने देख लिया था, अब वो मज़ीद बढ़ना शुरू हो गई थी आगे की तरफ। आग ऐसे जैसे मेरी तरफ पहुंच जाएगी। जिस अंदाज में कहीं आग लगी हो तो पानी का प्रेशर तेज़ी से फेंका जाता है, तेज़ी के साथ एक लेयर निकलती है, पानी की जाती है, वो आंखों से आग इस अंदाज में आगे की तरफ बढ़ी थी जैसे वो लेयर, वो प्रेशर बन के अब मेरी तरफ आग आ रही थी। बस मैंने सिर्फ इतना मंजर देखा कि जो घूमी, जिसकी आंखों में आग थी, कुछ देर, कुछ सेकंड, देर नहीं, कुछ सेकंड मैंने उस आग को देखा, और साथ ही जब मैंने देखा वो आग मेरी तरफ यूं आ रही है लेयर बन के, पानी के जिस तरह लेयर होती है, जिस तरह पानी प्रेशर से आ रहा होता है, ऐसे ही प्रेशर की तरह वो मेरी तरफ आ रही है। बस कहता है, अब्दुल्ला कहता है कि मेरा आखिरी ये मंजर था जो मुझे याद है, क्योंकि उसके बाद मैं गिरा अपनी जगह पे और बेहोश हो गया। जब मुझे होश आई तो मैं फौज के अस्पताल में था और मेरा इलाज जारी था। जब मैं होश में आ गया तो डॉक्टरों ने जो मुझे बताया कि मेरी बेहोश होने की जो वजह थी वो ब्लड प्रेशर मसला बना था। तो एक आम सी बात होती है, ड्यूटी के दौरान बहुत दफ़ा ब्लड प्रेशर हाई या लो जो है वो हो जाता होता है, तो इसको वो समझ जाते होते हैं। काफ़ी दिन सोए नहीं होते, रेस्ट नहीं की होती, सफ़र किया होता है, थकावट हो जाती है, बहुत सारे इस तरह के इश्यूज़ होते हैं। तो बहुत दफ़ा ऐसा हो जाता है, शुगर लेवल डाउन हो जाता है, ब्लड प्रेशर का मसला हो जाता है, ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है, तो फौजी गिर के बेहोश हो जाता है। तो मैं भी गिर के बेहोश हो गया था और वो सब यही समझ रहे थे कि ब्लड प्रेशर की वजह से ये बेहोश हो गया है। बहुत जल्दी मैं वहाँ से सेहतयाब हुआ और उसके बाद उस जगह पे मुझे दोबारा नहीं भेजा गया। मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा वैसे भी इसकी सेहत थोड़ी सी इस तरह की हो रही है, इसको वहाँ पे ना भेजा जाए। मेरी दूसरी जगह पे शिफ्टिंग हो गई, पोस्टिंग, ड्यूटी लग गई और मैं ड्यूटी करता रहा। लेकिन ये वाक़या ऐसा वाक़या था कि मैं इसको अगर बाहर निकलता तो मेरे लिए बायस शर्मिंदगी था, मेरा मजाक उड़ाया जाता, क्योंकि हमें ये डिसिप्लिन, ये सिखाया जाता है कि इस तरह का कोई मामला हो तो डरना नहीं है। लेकिन जिन्नात, ये मखलूक, इससे कोई भी डर सकता है। मेरा ज़िंदगी में पहली दफ़ा पाला पड़ा था और जिस अंदाज में मैंने उसको देखा था और रात के इस पैर और इस तरह आग मेरी तरफ आई थी तो शायद मैं बर्दाश्त ना कर सका और गिरा और बेहोश हो गया। मैंने इसको आज तक किसी को भी नहीं बताया, लेकिन काफ़ी अरसा सोचता रहा आपको कहानी भेज दूं। आज हिम्मत करके मैंने आखिर आपको अपनी सच्ची कहानी भेज ही दी है। बस आप एक ख्याल कीजिएगा कि मेरा नाम आप रियल ना बताइएगा, बाकी आप कहानी सुना सकते हैं। तो जिक्र क्या मैंने आज तक इस बात का किसी से कोई जिक्र किया और ना ही जिक्र किया। मैं आपकी स्टोरी सुनता हूँ, इसलिए सोचा कि अपनी ज़िंदगी का ये वाक़या
आपके साथ शेयर करूं ताकि आप लोगों को सुना सकें। तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी का ये सच्चा वाक़या अब्दुल्ला ने, जो उनका फ़र्जी नाम है क्योंकि वो इस वक्त भी शायद हाजिर सर्विस हैं, सवाल कोई ऐसा था नहीं मैं उनसे पूछ सकूं, तो इसलिए मैंने ये कहानी एज इट इज़ जिस तरह उन्होंने सुनाई, उनकी ज़िंदगी के साथ बीता हुआ ये सच्चा वाक़या आपको सुना दिया। तो और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की ड्यूटीज़ देते हैं, जो चाहे पुलिस में हों या फ़ौज में हों, उनके साथ इस तरह के काफ़ी वाक़यात होते हैं। क्योंकि पुलिस वाले भी अक्सर बताते हैं कि हम वीरानों में भी हमारी ड्यूटी होती है, जंगलों में भी। राजनपुर के इलाके में जो पुलिस है अक्सर वो रात को जब गश्त करती है तो वो जंगलों में भी गश्त करते हैं। क्योंकि मेरे कई दफ़ा हुआ है राज के प्रोग्राम को रिकॉर्डिंग करते हुए जंगल में जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो वहाँ पर पुलिस का गश्त था, तो पुलिस आके रुक गई कि ये कौन है, लाइटें हैं, ये है, वो आए, जब हमें देखा तो उन्होंने कहा ठीक है जी आप रिकॉर्डिंग करें, लेकिन अलर्ट हो जाते हैं और हमारी तरफ आते हैं, जी कौन है ये लोग। जो पता लगता है टीवी वाले रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो बाज़ वक़्त पहचान भी लेते हैं। लाहौर में भी ऐसे हुआ जंगलों में करते हुए, तो वहाँ पे पुलिस पड़ती है, तो उनके साथ इस तरह के कई वाक़यात होते हैं। फ़ौजियों के साथ भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मुझे कई दफ़ा पहले भी फ़ौजियों ने कहा कि हमारे साथ काफ़ी जो मुझे बताया था, उन्होंने भेजा गया था, वो आज मेरे पास महफूज नहीं हो, पुरानी बातें हैं। तो मैं आज रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से भी, फ़ौजियों से, पुलिस वालों से भी, आपके साथ भी कोई इस तरह के वाक़यात हैं तो शेयर कीजिए। बाकी लोगों की कहानियाँ हैं मेरे पास, वो तो मैं सुनाता ही रहूँगा इंशाल्लाह, फिर आगे भी सुनाऊँगा। आपके साथ भी कोई इस तरह की कहानियाँ तो आप ज़रूर शेयर करें, मुझे खुशी होगी, मैं उसको अपने प्रोग्राम में शामिल करूँ। अगर आप वॉइस मैसेज नहीं कर सकते जिस तरह अब्दुल्ला ने, लिख के भेजिए, उर्दू में लिख के भेजिए। आप भी इसी तरह मुझे लिख के भेज सकते हैं, इंग्लिश में लिखें, उर्दू में लिखें, रोमन में लिखें, या वॉइस मैसेज करें जैसे आपको बेहतर लगे। लेकिन ये मेरे तक ही रहती है, जिस तरह उन्होंने कहानी भेजी वो हाजिर सर्विस है शायद, तो ये आगे मैं किसी को नहीं बताता हूँ, तो सिर्फ सुना सकता हूँ। तो आप तमाम लोग जी बाकी भी अपनी अपनी कहानी, जो हर दफ़ा इसलिए बताता हूँ अपना एड्रेस वगैरह कि जो नए लोग ज्वाइन करते हैं उनके लिए आसानी हो। आप लोग भी अपनी कहानी मुझे सेंड करें और आपकी कहानी को मैं प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊँगा। उसके लिए हाँ, बल्कि एक आगे मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाऊंगा इंशाल्लाह, नेक्स्ट कोशिश करूंगा, जिसमें मैंने एक लड़की के अंदर से जिन को निकाला लाइव। उसके अंदर जिन रहता था तो मैंने उसके अंदर से जिन को निकाला, कोशिश करता हूँ नेक्स्ट कहानी आपको वो सुनाता हूँ। तो आप लोग जी अपनी कहानियाँ मुझे सेंड कीजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानियों को मैं प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। जिन लोगों ने पहले भेजी हुई है वो भी प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। इसका तरीका ये है, मेरा व्हाट्सअप का नंबर है जिस पे आप वॉइस मैसेज में कहानी को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अपना व्हाट्सअप खोलिए और वॉइस मैसेज एक लंबा सा रिकॉर्ड कीजिए जिसमें अपनी पूरी कहानी सुना दीजिए। शुरू में आपने बताना है आपका नाम क्या है, आपका शहर और मुल्क कौन सा है, और उसके बाद ये भी आपने बता देना है कि आपका नाम रियल बताना है या फर्जी बताना है। वॉइस मैसेज में अगर कोई बात आप भूल जाते हैं, साथ में छोटा सा एक और वॉइस मैसेज कर दें। इसी तरह आप कहानी लिख भी सकते हैं व्हाट्सएप पे। आप कहानी लिख के भेजें या वॉइस मैसेज करें, आपने लाजमी एक लफ्ज़ आखिर में स्टोरी, STORY या उर्दू में स्टोरी लाजमी लिखना है। यानी वॉइस मैसेज करें या लिख के भेजें, एक लफ्ज़ लिखा हुआ आखिर में स्टोरी ज़रूर होना चाहिए, जिससे मुझे पता लग जाता है कि ये स्टोरी है। मैं जब सारे मैसेज पढ़ रहा होता हूँ तो जैसे स्टोरी आती है उसको खोल के मैं सेव कर लेता हूँ, नंबर दे देता हूँ कि इस कहानी का ये नंबर है, इसको आगे सुनाऊंगा। अगर आप वॉइस मैसेज करेंगे तो उसको तब तक डिलीट ना करें जब तक आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल ना हो जाए। और आपने इसको भेजना किस नंबर पर है, मेरा व्हाट्सअप का नंबर है। पाकिस्तान से जो बाहर हैं पाकिस्तान का कोड मिलाएंगे, +92 313 665550। मैं रिपीट करता हूँ, +92 313 665550। और पाकिस्तान से डायरेक्ट मिलाएंगे 0313 665550। आज की स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।